हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्रीक रिव्यूज़। सो फ्रेंड्स, खबर ये है कि रशिया ने अमेरिका को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के गिराने की धमकी दे दी है। रशिया और यूक्रेन के हालात को लेकर मैंने पहले एक वीडियो बना दी थी कि कैसे ये मामला न्यूक्लियर जंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि दुनिया की दो सुपर पावर्स यानी रशिया और अमेरिका के इत्तेहादी एक साइड पर तकसीम हो चुके हैं और हालात बहुत कशीदा हो चुके हैं। यहाँ तक कि न्यूक्लियर वॉर की नौबत भी आ सकती है, बस किसी छोटी सी गलती की वजह से, बल्कि यूँ कहें कि चिंगारी की वजह से ये जंग जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। रशिया की इस वक्त यूक्रेन के अंदर पोजीशन ये है कि नेटो की तरफ से तमाम पाबंदियों और दबाव के बावजूद वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की तरफ मुसलसल बढ़ रहा है। और इस दौरान कई हमले इवन के गलियों, बाज़ारों और रोड्स पर भी देखी गई, क्योंकि यूक्रेन की फ़ौज हथियार डालने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो रशिया इस जंग के अंदर बिल्कुल फंस चुका है, क्योंकि रशिया ना तो अपनी मर्ज़ी से जीत पा रहा है और ना ही इसको हारना अफोर्ड कर पा रहा है, क्योंकि इसका ख्याल था कि इस दौरान ना तो कोई मज़ाहमत होगी और ना ही कोई हमला, और हम आसानी से इस मुल्क को प्रो रशियन और एंटी रशियन इलाकों में दो हिस्सों में बांट देंगे और इसकी मौजूदा हुकूमत को हटाकर एक नई हुकूमत को यहाँ लाएंगे। मगर अब हालात तो कुछ और ही बता रहे हैं। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने हालात को भांपते हुए अपने न्यूक्लियर हथियारों को हाई अलर्ट पर लगा दिया है। और ये BBC न्यूज़ के आर्टिकल के अंदर आप देख सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के बारे में BBC कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन के बटन को दबा देंगे। याद रखें कि इस वक्त रशिया एक ऐसा मुल्क है जिसके पास तकरीबन 6000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो कि दुनिया में अमेरिका से भी ज़्यादा, इनमें सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। रशिया के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और ख़तरनाक हजार बम भी मौजूद है। ये कितना ख़तरनाक है और कितनी तबाही मचा सकता है, इसके लिए आप एक रेफरेंस देख लें कि ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए जाने वाले बम से भी तकरीबन 1,14,000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। और अब अगर कोई भी मुल्क या नेटो यूक्रेन की मदद के लिए आती है तो आप ये समझ लें कि न्यूक्लियर जंग होना तो तय है। एक ऐसी जंग जो कि इंसानियत ने आज तक कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि पहली दो जंगें अजीम तो बिना न्यूक्लियर हथियारों के ही जीती गईं। जब आखिरकार अमेरिका ने जापान पर ये न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो तब जाकर ये जंग अजीम का ख़ात्मा हुआ। और अब अगर ये तीसरी जंग अजीम होती है तो करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियों के साथ साथ ज़मीन का माहौल और तमाम हिफाजती तहें भी तबाह हो जाएंगी और इंसानों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर की इकॉनमीज़ तबाह हो जाएंगी। इस जंग से बचने के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग ज़ेर बंकर ज़मीन के साथ साथ जल्द से जल्द मार्स पर भी शिफ्ट होने की तैयारियां कर रहे हैं। वरना इसके अलावा मार्स पर शिफ्ट होने का कोई और रीज़न अगर आपके जहन में हो तो मुझसे भी शेयर कीजिएगा। अब दूसरी तरफ रशिया की सूरत हाल ये है कि आप सोच सकते हैं क्या ऐसा भला हो सकता है कि अमेरिका रशिया पर माशी और तजारती पाबंदियाँ लगाता रहे और रशिया आगे से कोई जवाब ना दे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया दुनिया में तेल पैदा करने वाला दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है, जिसके पास कुदरती वसाइल की दौलत के साथ साथ और काफ़ी ऑर्गेनिक मटीरियल मौजूद है, जिसकी मालियत तकरीबन $75 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। रशिया में तेल की इतनी लंबी पाइपलाइंस मौजूद हैं जो कि हमारी ज़मीन को तकरीबन 6 दफ़ा लपेट सकती हैं। अब ज़रा आप सोचें कि इस ऑयल की सप्लाई को अगर दुनिया भर में रोक दिया जाए तो क्या दुनिया इसको अफोर्ड कर सकती है? हरगिज़ नहीं, बल्कि महंगाई का एक तूफ़ान पूरी दुनिया के अंदर आ जाएगा। और इसके अलावा रूस ने इसका जवाब सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि खला में भी देने का फ़ैसला कर लिया है। हम दुनिया को ग्लोबल विलेज कहते हैं, क्योंकि दुनिया का हर मुल्क एक दूसरे से तिजारत करके अपनी इकॉनमी को चला रहा है। हम सब मुल्क एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मसलन जर्मनी अपने मुल्क में गैस की ज़रूरियात पूरी करने के लिए रशिया से गैस खरीदता है और पूरा यूरोप भी रशिया से ही गैस ले रहा है। और जर्मनी भी जो कि नेटो का पार्ट है, और अब वो अगर अमेरिका के दबाव में आकर रशिया पर पाबंदियाँ लगाता है तो उसके जवाब में इसके अपने मुल्क में गैस का बहरान और महंगाई का सैलाब आ जाएगा। और इसी तरह रूस पर रखने वाली मौशी पाबंदियों से पूरी दुनिया तो डेफिनेटली मुतासिर होगी ही, इसीलिए यूरोप भी अभी तक बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। मगर हज़ारों किलोमीटर दूर होने वाली जंग के माशी असरात जहाँ पर हम सब को अपनी लपेट में लेंगे, वहाँ पर इसकी एक झलक हम आसमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में देख सकते हैं। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के सरबराह की तरफ से वार्निंग जारी की गई है कि अगर अमेरिका ने रशिया से पाबंदी ना हटाई तो रशिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को खलाई कचरे से बचाने वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने से रोक देगा, और ये टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को नहीं देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि खलाई कचरे से बचाने वाली रशिया की ये टेक्नोलॉजी दरअसल है क्या। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने ऑर्बिट के अंदर बरकरार रखने के लिए रशिया के बने हुए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि आप आसान अल्फाज के अंदर ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नामी बस का हैंडल इस वक्त रशिया के कंट्रोल में है कि इसको जहाँ चाहे मोड़ दे। रशिया की स्पेस एजेंसी के सरबराह ने इस मौका पर स्पेस एक्स के हेड एलॉन मस्क का नाम लिए बगैर कहा कि खला में सबसे ज़्यादा खिचड़े की जिम्मेदार एक अमेरिकी बिजनेसमैन है, जो कि डेफिनेटली एलॉन मस्क के अलावा कोई और नहीं। लिहाजा अमेरिकी पाबंदियों की सूरत में अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कोई ख़तरा होता है या किसी भी खलाई कचरे से टकरा कर ज़मीन पर कहीं गिरता है तो इसका ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका होगा।
اپنے بیان کے آخری حصے میں انہوں نے بہت ہی کلیئر اور واضح کیا کہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا مدار رشیا کے اوپر سے نہیں گزرتا، جس کی وجہ سے زمین پر گرنے کی صورت میں یہ امریکہ، یورپ، چین یا خاص طور پر انڈیا میں گرے گا۔ فائنلی وہ ٹائم آ گیا ہے کہ انڈیا اپنے سپر ہیرو شکتیمان، کرش اور جی ٹی روبوٹ کو باہر نکالے۔ لہٰذا ایسے کسی واقعے کی صورت میں رشیا کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ امریکہ اور رشیا اپنے جنگی جنون کو خلا میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کولڈ وار کے ٹائم کے اندر یہ دونوں ملک اسپیس کے اندر اسلحے کو سٹور کرنے کا پلان بنا رہے تھے، اور 1962 کے ٹائم کے دوران امریکہ نے خلا کے اندر 14 ایٹمی دھماکے کیے، جبکہ رشیا نے ایسے ہی 7 دھماکے کیے تھے۔ اسی جنگی جنون کو خلا میں پہنچا دیکھ کر 1960 کے دہائی کے اندر اقوام متحدہ نے کئی ممالک کے درمیان ایک آؤٹر اسپیس ٹریٹی نام کا معاہدہ طے کیا، جس کے مطابق تمام ملکوں کو پابند کیا گیا کہ وہ خلا کو ان تمام بری اثروں سے پاک رکھیں گے۔ اسی طرح سے 2014 کے اندر جب روس نے یوکرین کے صوبے کریمیا پر قبضہ کر لیا تھا، اسی دوران بھی کشیدگی بڑھنے پر امریکہ نے رشیا کو خلائی آلات کی فراہمی سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ ناسا کو رشین اسپیس ایجنسی کے عہدیداروں سے بات کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، جس کے جواب میں رشیا نے امریکی خلا بازوں کو اسپیس میں لے جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اندر آنے اور لے جانے کے لیے رشیا کا محتاج تھا، جو کھانا اور ضرورت کا سامان سمیت انسانوں کو بھی اس انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے اندر بھیج سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس پر لگے تھرسٹر بھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی پوزیشن کو اور اس کے آربٹ کو ٹھیک کرتا ہے، اور آج کل یہ بیان دے کر امریکہ کی طبیعت بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ اس وقت عالمی برادری رشیا پر یہ دباؤ ڈال رہی ہے کہ بنا جنگ کے مذاکرات سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے اور مجدرہ یوکرین کی حکومت کو ختم کر کے ایک نئی حکومت بنائی جائے، یا پھر اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن آگے حالات کیا ہوتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔